Hello friends, welcome to Export Import Learning Channel. On today in the session, we will understand buying selling of the currency by the bank in import or export business. So guys, start करते हैं सेशन को. काफी important सेशन है. ठीक है, we will understand the session now. So buying and selling of the currency. What is this? We will understand by the definition first. Foreign exchange or forex is the conversion of one currency into another. Okay. एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करना ही फॉरेन एक्सचेंज होता है. ओके सो ये होता कहाँ है, एक मार्केट होता है जिसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट. ठीक है, इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस फॉरेन एक्सेस में. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस step in very clear motive like who are the involved in this process. One by one we will understand. Okay, so यहाँ पे अगर बात करें हम डेफिनेशन की, तो इन ए फ्री इकोनॉमी ए कंट्री करेंसीज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड सप्लाई ऑफ द डिमांड. एक कंट्री की जो करेंसी है वो किस प्रकार बिहेव करेगी, किस तरह उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी डिमांड एंड सप्लाई पे. ओके, तो एक इंटरनेशनल बिजनेस में जैसे हमने देखा है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो किसी चीज की प्रोडक्ट की सप्लाई अगर कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं. ओके, जस्ट लाइक हम प्याज की बात करें इंडिया में, तो जब प्याज की डिमांड बढ़ जाती है, ओके, किस कारण से बढ़ जाती है, जब सप्लाई नहीं होती. ओके, जब सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो प्याज के प्राइसेस हाइक हो जाते हैं. ओके, और जैसे ही सप्लाई आती है तो फिर धीरे धीरे प्राइसेस लो हो जाते हैं. ठीक है, वो सप्लाई को कस्टमर तक पहुंचाने में फिर वो प्राइसेस डाउन हो जाते हैं. तो इन द सेम वे जैसे करेंसियों में भी सेम होता है. करेंसी जैसे डॉलर की अगर बात करें, इंडिया कोई प्रोजेक्ट, जैसे कोई प्रोजेक्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर बहुत हाई करेंसी हमें देनी होगी. अगर हाई करेंसी देंगे, हमारे पास करेंसी नहीं है तो करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे जो पे करेगा, करेंसी पे करेगा, जैसे कोई बैंक पे कर रही है करेंसी एक हाई, जस्ट लाइक ए वी कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा करेंसी हमें पे करनी पड़ रही है, वैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा, करेंसी हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो हम क्या करेंगे, जो वो बैंक होगी वो आरबीआई से मांगेगी कि भाई करेंसी चाहिए हमें, हमें इसकी पेमेंट करनी है. आरबीआई क्या करेगा, जितने भी ब्रोकर्स है सबसे करेंसी को विड्रॉल करवाएगा, और विड्रॉल करा के फिर उसकी पेमेंट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगी, एक डिमांड आ गई, जिसके कारण क्या करेंगे, जिन जिन लोगों के पास में भी करेंसी होगी वो अपने करेंसी के प्राइसेस बढ़ा देंगे. ठीक है, कि भाई हम $1 के 80 रुपए लेंगे, क्योंकि डिमांड है 76 75, ऐसे जो भी एक स्पेसिफिक टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो लेंगे. जैसे 75 एक मिनी एवरेज हम ले लेते हैं. तो जब सेलिंग की बात आ गई तो कि भाई डिमांड बढ़ गई कि इनको डॉलर चाहिए, तो यहाँ पे वो प्राइस बढ़ा देंगे कि भाई ये 77 की रुपीज पर डॉलर देंगे हम. तो इस प्रकार से फिर वो डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण प्राइस हाइक हो गए. ठीक है, तो ये इकोनॉमी होता है, हर कंट्री के साथ होता है. तो इस चीज को देखते हुए जो डिमांड और सप्लाई होती है इसके कारण करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है. However, many countries float their currency free against those in other countries, which keep in the constant fluctuations. ठीक है, तो कंट्री वैसे ओवरऑल तो कंट्रोल होता है वो रिजर्व बैंक का होता है, बट इसमें कुछ और भी बैंक और अथॉराइज डीलर ऐड हो जाते हैं. तो वो क्या करती है, जो कुछ कंट्रीज क्या करती है कि उसको फ्लोट रखती है, सप्लायर और डिमांड पे एक्सचेंज रेट रहेगा. ठीक है, तो उस पे वो फ्लोटिंग होता रहता है कि कभी ये 76 चला गया, कभी 75 है, कभी 73 है, इस टाइप से फ्लोट होता रहेगा. तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये उसको मेंटेन करने के लिए कंट्रीज अपने हिसाब से लॉज बनाती है. अब अगर हम बात करें करेंसी की, तो ये मैनेजमेंट कैसे होता है. करेंसी मैनेजमेंट के लिए हम देख लेते हैं सेंट्रल बैंक, ब्रोकर, कमर्शियल बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्टर एंड टूरिस्ट एंड इन्वेस्टर. ठीक है, ये सारे मिलके इसको मैनेज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ही सब इनका हेड है. सेंट्रल बैंक इन सबको मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल इसके नीचे ब्रोकर्स होते हैं और कमर्शियल बैंक होते हैं. उसके बाद नीचे
बायर और सेलर होते हैं जनरल लोग, जैसे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, वो जो डायरेक्टली इनके थ्रू ये ले खरीदते रहते हैं और बाई करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स बना रखा है कि जो भी जिसके पास भी फॉरेन करेंसी होगी, वो कोई पहले तो इसको होल्ड नहीं कर सकता है। अगर होल्ड करेगा तो वो अथॉरिटी लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक से कि मैं इतना इतना डॉलर होल्ड करना चाह रहा हूँ, प्लीज परमिट मी। ओके, सो इन दिस केस में क्या होगा, बैंक आरबीआई क्या करेगी, उसको अथोराइज कर देगी कि आप इतनी करेंसी रखने के लिए मतलब आप अथोराइज हो, तो उसको बोलते हैं अथोराइज डीलर, एडी कोड। जैसे कभी बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में एडी कोड है, तो वो एक बैंक का एडी कोड हो गया कि वो आरबीआई ने उस बैंक को अथोराइज कर दिया कि वो फॉरेन ट्रांजेक्शन कर सकती है। अब यहाँ पे चीज ये होती है कि ये तो हो गया आपका नॉर्मल चीज। अब जैसे बैंक को जो डॉलर की जरूरत पड़ गई, जैसे इसको बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी, वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा कि हमें डॉलर की जरूरत है। या फिर वो क्या करेगा, अदर कमर्शियल बैंक से भी कांटेक्ट करेगा कि भाई हमें किसी की पेमेंट करनी है, फॉरेन पेमेंट करनी है, इतने डॉलर चाहिए, तो वो अदर बैंक से यहाँ पे डॉलर खरीदेगा। पहले तो वो अदर से खरीदेगा, अगर यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है तो फिर वो सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, मतलब आरबीआई के पास कि हमें डॉलर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये किसी की जो एक बैंक है, कमर्शियल बैंक, दूसरी पार्टी फॉरेन पार्टी की पेमेंट कर रही है, तो उसको डॉलर की जरूरत है, तो वो पहले अपने डॉलर जो उसके पास स्टॉक है वो देखेगा, उसको सेल करेगा, और वो कम पड़ते हैं तो फिर वो अदर लोगों से लेके उस पेमेंट को कर रहा है। फिर भी अगर कम पड़ते हैं तो फिर वो सेंट्रल बैंक से भी लेता है। तो इस टाइप से ये करेंसी का एक्सचेंज चलता रहता है। अब हमें ये चीज देखनी है कि इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो किस कारण से होता है। फ्लक्चुएशन एक इन्वेस्टर जो होते हैं, जो करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लोग जो है वो किस करेंसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जिस जिस करेंसी को वो ज्यादा फोकस करेंगे, वो फिर प्राइजेस उसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये ब्रोकर फिर उस पे अपना कमीशन बना के उसको सेलिंग और बाइंग करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो नॉर्मली होता क्या है, जब भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो गुड्स का इंपोर्ट मतलब ये कि आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन मंगा ली, प्रोडक्शन मशीन मंगा ली, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो $10,000 है। ओके, $10,000। अब हमें यह क्या करना है कि जब मशीन हमारे पास आ गई और हमने इसकी पेमेंट की, तो हम क्या करेंगे एज ए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, हम हमारी अथोराइज बैंक के पास जाएंगे। ठीक है, और उनसे कहेंगे कि हमें ये पेमेंट करनी है, इस इस बैंक डिटेल है, ये स्विफ्ट कोड है, और इसको पेमेंट करनी है। तो अथोराइज बैंक क्या करेगा आपसे, अथोराइज बैंक आपसे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेगा कि किस चीज की कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बिल ऑफ एंट्री मांगेगा, बिल ऑफ लेडिंग मांगेगा, ये डॉक्यूमेंट मांगेगा। और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर एक रिक्वेस्ट लेटर पे लिख के देंगे कि हमें इतनी पेमेंट इस एक्सपोर्टर को करनी है, मतलब जो भी आपका सप्लायर उसको करनी है। तो फिर बैंक क्या करेगी, बैंक जो जैसे $10,000 है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको डिवाइड कर देगी, इसको मल्टीप्लाई कर देगी एक्सचेंज रेट से। जैसे 75 है तो 75 से मल्टीप्लाई करके जो आईएनआर बनेंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, और उस आईएनआर में फिर अपने बैंक के जो बैंक चार्जेस है वो ऐड कर देगी, विद जीएसटी एसटी करके एक इनवॉइस बना के आपको दे देगी। तो इमीडिएटली आपके अकाउंट से इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 मिनट, जैसे यहाँ पे $10,000 की मशीन है, वो हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, एक्सचेंज रेट लगा देगी इसमें, जैसे 73 का, 75 का लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके अकाउंट से जो पेमेंट काटेगी बैंक उन डॉलर को पे करने के लिए, वो कितने होंगे, 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 आपके अकाउंट से कट जाएंगे, और ये पेमेंट बैंक
सप्लायर को कर देगी। अब वो बैंक क्या करेगी, इस पे अपना बैंक चार्जेस भी लगा देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1000 बैंक चार्जेस लगा दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ जीएसटी लगा दी, ठीक है। तो ये इस पे जीएसटी लगी, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो चार्जेस है वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 75,000, सॉरी 7,51,180, ये आपके प्राइसेस बन जाएंगे। ओके, तो ये चीज हमें देखना, इसमें यही चीज हमें देखनी है कि एक्सचेंज रेट क्या है जिसके कारण वो प्राइजेस लग रहे हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, हमें करेंसीज को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। करेंसीज, एक्सचेंज रेट, दीज आर द वेरी ग्रेट फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस। तो सेशन में हमने समझा कि ये वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है, इसमें आरबीआई हेड होता है, ठीक है। जब भी इंडिया में डॉलर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल और बेसिक चीजें, तो डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ये जब हम पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमें जो करेंसी देनी पड़ेगी वो आपकी लेस होती जाएगी, ठीक है। तो फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए कई बार सेंट्रल बैंक को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी करेंसी उधार लेनी पड़ती है, जिससे इंडिया की करेंसी डाउन होती जाती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे हमारे इंडिया की इकोनॉमी डाउन होती जाएगी, और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही हमारे इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी। तो हमें इंडिया के साथ रहना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कई सारे बेनिफिट देती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो आप इस उन एक्सपोर्टरों को प्रमोशन स्कीम्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। एमईआईएस हो गया, एडवांस लाइसेंस हो गया, आरओडीटीपी हो गया, कई सारी बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दैट की फॉरेन करेंसी इंडिया में आए और हमें प्रॉब्लम ना आए। पहले के टाइम पे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता था, करेंसियां क्राइसिस आ जाते थे। तो फिर मनमोहन सिंह ने जब इकोनॉमी को खोला और बाहर की एफडीआई को इंडिया में लाया, जिससे फॉरेन करेंसी आई और हमारा बैलेंस थोड़ा ठीक हुआ। सो गाइज, इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।